हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम राजपूत काल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा राजपूत काल के बारे में जान लेते हैं। राजपूत काल में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा पहला पॉइंट होगा राजपूतों का परिचय। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत के उत्तरी भाग जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ और उनके द्वारा जो शासन 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक भारत के कई भागों में चलाया गया, वह काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। यानी 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों में जो शासनकाल चलाया गया वो राजपूतों द्वारा चलाया गया। इसका टाइम पीरियड याद रखेगा, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। कई बुकों में ये थोड़ा सा डिफरेंस भी दे रखा है, कहीं पे दे रखा 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। तो दोनों ध्यान में रखिएगा, 7वीं से लेकर 12वीं तक या फिर 8वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो शासनकाल उत्तरी भारत में चलाया गया वो राजपूतों द्वारा चलाया गया। पहले पॉइंट में हमने राजपूतों का परिचय जाना। अब हम दूसरे पॉइंट में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि राजपूतों की उत्पत्ति से काफ़ी क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय दी गई है। कुछ इतिहासकारों का कुछ मानना है तो कुछ का कुछ और ही मानना है। तो पहले इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार का मत क्या है, सुनिए। विदेशी इतिहासकारों का मानना है कि राजपूत विदेशी जातियां हैं। उन्होंने राजपूतों को विदेशी जाति माना, विदेशी इतिहासकारों ने। उन्होंने कहा जो विदेशी जातियां भारत आई थी, भारत पर आक्रमण किया था उन्होंने, वह यहीं बस गई, भारत ही बस गई और बाद में चलकर वो राजपूतों के रूप में सामने आई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इतिहासकार कौन थे जिन्होंने राजपूतों को विदेशी जातियां बताया। तो ये इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ थे। कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ ने राजपूतों को विदेशी जातियां बताया है। याद रखिएगा कि राजपूतों को विदेशी जातियां किसने बताया, तो राजपूतों को विदेशी जातियां कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ ने बताया। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला आता है, अगला मत राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने बताया। गौरीशंकर हरिचंद ओझा ये बताते हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों के वंशज हैं। याद रखिएगा कि राजपूतों को प्राचीन क्षत्रियों के वंशज किसने बताया, गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अगला मत चंद्रबरदाई ने दिया। चंद्रबरदाई का मत था कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। याद रखिएगा इस बात को, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि अग्निकुंड से उत्पत्ति राजपूतों की किसने बताया, तो ये चंद्रबरदाई ने बताया। इन्होंने कहा कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू में एक यज्ञ किया और इस यज्ञ के दौरान उन्होंने दुष्टों के नाश के लिए भगवान से प्रार्थना की और इस यज्ञ से 4 राजपूत जातियां निकलकर बाहर आई। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि चंद्रबरदाई ने बोला कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। उन्होंने बताया कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर्वत में एक यज्ञ किया। इस यज्ञ के दौरान उन्होंने दुष्टों के नाश के लिए प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद उस यज्ञ से 4 राजपूत जातियां निकलकर बाहर आई। अब प्रश्न ये उठता है कि चंद्रबरदाई कौन थे।
तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में रहते थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की। याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की, तो पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रबरदाई ने की। अब ये 4 राजपूत जातियाँ कौन सी थी जो अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान में रखिएगा भी ज़रूर। तो ये जातियाँ थी गुज्जर पतिहार पहली जाति, दूसरी चौहान, तीसरी परमार, चौथी चालुक्य जिसे सोलंकी भी कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, गुज्जर पतिहार, दूसरी चौहान, तीसरी परमार और चौथी चालुक्य जिसे सोलंकी भी कहा जाता है। ये 4 राजपूत जातियाँ जिनके संबंध में चंद्रबरदाई ने बताया कि ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है। ध्यान में जरूर रखिएगा, क्वेश्चन बार बार इससे पूछा जाता है। गुज्जर प्रतिहार वंश जो कि अग्निकुंड वंशज है, इस वंश का विस्तार गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। ये जो गुज्जर प्रतिहार है जिसे अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाता है, इस वंश का विस्तार गुजरात और दक्षिण पश्चिम राजस्थान में हुआ था। गुज्जर प्रतिहार की राजधानी प्रारंभ में उज्जैन थी। बाद में मिहिर भोज जो कि इस वंश के शासक थे, इन्होंने राजधानी उज्जैन से शिफ्ट करके कन्नौज बना दी थी। अब इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुज्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। याद रखेगा, नागभट्ट प्रथम इस वंश के संस्थापक थे। नागभट्ट प्रथम जो कि इस वंश के संस्थापक थे, इन्होंने सबसे पहले जब अरबों का भारत पर गुजरात और राजस्थान की सीमा पर आक्रमण हुआ था, तो नागभट्ट प्रथम ने ही इस आक्रमण को असफल किया था और इनने अरबों को वापस भेज दिया था। तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक मुस्लिम अरबों के आक्रमण के समय गुजरात और राजस्थान की सीमा पर किस वंश का शासन चल रहा था? तो आप आंसर दे सकते हैं, गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन चल रहा था। और गुज्जर प्रतिहार के जो संस्थापक है नागभट्ट प्रथम ने ही अरबों को हराया था और असफल कर दिया था इनके आक्रमण को और इन्हें वापस भेज दिया था। इस वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिर भोज थे और ये भगवान विष्णु के उपासक थे, भक्त थे और इन्होंने इसी कारण आदिवराह की उपाधि धारण की। भगवान विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण की। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन कि किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की? तो आप आंसर दे सकते हो, मिहिर भोज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा कि 3 राज्यों के बीच जो संघर्ष चला था उसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इसमें कौन कौन से राज्य थे? पाल, प्रतिहार और राजकोट शामिल थे इसमें। तो इसमें जो प्रतिहार है वो यही वाला है, गुज्जर प्रतिहार, जो इस त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि किन राज्यों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इस वंश के अंतिम शासक यशपाल थे। याद रखेगा, अंतिम शासक कौन थे? यशपाल। अगला वंश जिसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं वो है चौहान वंश। चौहान वंश की उत्पत्ति भी अग्निकुंड से बताई जाती है। ये भी अग्निकुंड से उत्पन्न होने वाला राजपूत वंश है। इस वंश के संस्थापक वासुदेव थे। याद रखिएगा, चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। एग्जाम में कई बार संस्थापक पूछ लिए जाते हैं तो सबके संस्थापक याद जरूर रखिएगा। स्टार्टिंग में चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र थी और बाद में इस वंश के राजा अजयराज द्वितीय ने राजधानी अहिछत्र से शिफ्ट करके अजमेर बना दी थी। याद रखिएगा, पहले राजधानी अहिछत्र थी और बाद में
इस वंश के राजा अजयराज द्वितीय ने अहिच्छत्र से शिफ्ट करके राजधानी अजमेर बना दी थी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अजमेर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो अजमेर की स्थापना अजयराज द्वितीय ने की थी, जो कि चौहान वंश के राजा थे, और इन्होंने ही चौहान वंश की राजधानी अजमेर बनाई थी। बाद में दिल्ली भी इसी वंश के शासन में आ गया था, लेकिन उससे पहले दिल्ली की स्थापना तोमर वंश ने की थी। तोमर वंश भी एक राजपूत वंश था और इस वंश का शासक अंगपाल ने दिल्ली की स्थापना की थी। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली की स्थापना किस राजा ने की, तो आप आंसर दे सकते हो अंगपाल। अंगपाल कौन थे? तो अंगपाल तोमर वंश के शासक थे। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो इस वंश के प्रमुख शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। इतिहास में जिन पृथ्वीराज को बहुत ही फेमस माना जाता है वो यही है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो इतिहास में काफ़ी फेमस है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? तो ये पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय के राजकवि थे। और पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में वर्णन किया है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय ने रणथंभौर का जैन मंदिर भी बनवाया था। ये भी याद रखिएगा कि पृथ्वीराज तृतीय ने रणथंभौर का जैन मंदिर भी बनवाया था। पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित 2 युद्ध फेमस है। तराइन के युद्ध, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। यह युद्ध गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की विजय होती है, गौरी हार जाता है। किसमें? तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। दूसरा तराइन का युद्ध भी पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच हुआ था, लेकिन इस युद्ध में गौरी की विजय होती है और पृथ्वीराज तृतीय हार जाते हैं। इस तरह पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के अंतिम शासक होते हैं। अगला वंश है चालुक्य वंश, जिसे सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश की उत्पत्ति भी अग्निकुंड से मानी जाती है। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। याद रखिएगा, सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। भीम प्रथम, जो कि इस वंश के प्रमुख शासक थे, इन्हीं के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि महमूद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय किसका शासनकाल था। तो आप आंसर दे सकते हैं कि भीम प्रथम का शासनकाल था। इस आक्रमण में महमूद गजनी जीत गए थे और फिर वापस लौट गए थे। इस वंश से एक और क्वेश्चन बनता है कि माउंट आबू पर्वत पर जो दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर है वो किसने बनवाया। तो माउंट आबू पर्वत पर जो दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर है ये बिमल शाह ने बनाया। और बिमल शाह कौन थे? बिमल शाह भीम प्रथम के एक सामंत थे। याद रखिएगा, बिमल शाह जो भीम प्रथम के सामंत थे, इन्होंने माउंट आबू पर्वत पर दिलवाड़ा प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। एग्ज़ाम में काफ़ी बार आता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। इस वंश से एक और क्वेश्चन काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे। तो प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र
जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। जयसिंह सिद्धराज सोलंकी वंश का शासक था। और क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है इस वंश से कि मुंडेरे का सूर्य मंदिर, याद रखिएगा, मुंडेरे का सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा, मुंडेरे का सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। इस वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी। याद रखिएगा, सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी और अनहिलवाड़ गुजरात क्षेत्र में पड़ता है। अब हम चंदेल वंश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश की स्थापना हुई। चंदेल वंश भी राजपूत वंश है और बुंदेलखंड एक हिली रीजन है जो इस टाइम दो राज्यों यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में डिवाइडेड है। इस वंश का संस्थापक ननुक था। याद रखिएगा, चंदेल वंश का संस्थापक ननुक था। काफ़ी बार एग्जाम में संस्थापक पूछ लिया जाता है, इसीलिए सबके संस्थापकों को ध्यान में रखिएगा। वंश की राजधानी प्रारंभ में कालिंजर थी। याद रखिएगा, चंदेल वंश की राजधानी प्रारंभ में कालिंजर थी और कालिंजर आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। बाद में इस वंश के राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से शिफ्ट करके खजुराहो की। याद रखिएगा, पहले इस वंश की राजधानी कालिंजर थी, बाद में इस वंश के राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से शिफ्ट करके खजुराहो की। खजुराहो जो कि चंदेल वंश की राजधानी थी। यहाँ पे चंदेल वंश ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किस वंश ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया, तो आप आंसर दे सकते हैं चंदेल वंश ने। खजुराहो मंदिर जो कि आपके एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो मंदिर, ये बहुत सारे मंदिर है, एक मंदिर नहीं है। खजुराहो मंदिर को 1986 में, कब? 1986 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया। याद रखिएगा ये बात, खजुराहो मंदिर को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। यहाँ के मंदिरों का संबंध हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म से है। याद रखिएगा कि खजुराहो मंदिरों का संबंध कौन कौन से धर्म से है, तो वैष्णव धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि खजुराहो मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको पता होंगे कि खजुराहो मंदिर हिंदू धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड है, तो आप आंसर इजीली दे पाएंगे। चंदेल वंश का प्रतापी राजा यशोवर्मन था। याद रखिएगा, चंदेल वंश का प्रतापी राजा यशोवर्मन था। अगला पॉइंट, चंद्रबरदाई और कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक में राजपूतों की कुल संख्या 36 बताई। 36 गोत्र बताए। 36 संख्या या गोत्र बोल सकते हैं आप। याद रखिएगा इस बात को कि राजपूतों की कुल संख्या कितनी है, तो राजपूतों की कुल संख्या 36 है। अगला पॉइंट है, राजपूतों की कुल संख्या को 4 जातियों में बांट दिया गया। अब ये 4 जातियाँ कौन सी है? सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश, ऋषिवंश। सूर्यवंशियों राजपूतों की संख्या 10 बताई गई। चंद्रवंशी राजपूतों की संख्या भी 10 बताई गई। अग्निवंशी राजपूतों की संख्या 4 बताई गई, जो मैंने अभी पहले भी बता दिए थे। 4 अग्निकुंड से राजपूत उत्पन्न हुए थे, प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी। और ऋषि वंश के राजपूतों की संख्या 12 बताई गई है। अगला मत राजपूतों की उत्पत्ति पर गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ने दिया।
गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर का ये मत है कि राजपूत की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, यानी राजपूत ब्राह्मणों के वंशज है। याद रखिएगा कि राजपूत ब्राह्मणों के वंशज किसने बताया, तो गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ने बताया। राजपूत काल के प्रमुख शासकों के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड। आज का पहला क्वेश्चन है, किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने आदिवर्रा की उपाधि धारण की? आपके ऑप्शन है मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या फिर यशपाल। तो आंसर दीजिए। इसका मैं पहले आंसर बता चुकी हूँ वीडियो में। तो इसका आंसर है मिहिर भोज। मिहिर भोज गुज्जर प्रतिहार का एक शासक था जिसने आदिवर्रा की उपाधि धारण की थी। और नागभट्ट प्रथम इसमें गुज्जर प्रतिहार का संस्थापक था और यशपाल गुज्जर प्रतिहार शासक का अंतिम राजा था। और गुज्जर प्रतिहार के बारे में बताया जाता है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग कितने वर्षों तक चला? आपके ऑप्शन है 100, 200, 300 या 400। तो इसका आंसर है 100 वर्षों तक। त्रिपक्षीय संघर्ष 100 वर्षों तक चला और ये संघर्ष पाल, प्रतिहार और राजपूत के बीच चला। त्रिपक्षीय संघर्ष कौन से? पाल, प्रतिहार और राजपूत के बीच ये संघर्ष चला। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले हराया था? आपके ऑप्शन है जयचंद्र, वासुदेव, गोपाल या फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका आंसर दीजिए, मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के शासक थे और चौहान वंश अग्निकुंड से उत्पन्न वंश था। पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था और ये तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी शासक कौन सा था? आपके ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या फिर यशपाल। तो इसका आंसर है मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा मिहिर भोज था और इन्होंने आदिवर्रा की उपाधि भी धारण की थी। ये विष्णु के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी है? आपके ऑप्शन है डॉक्टर ओझा, कर्नल टॉड, मंडाकर और चंद्रबरदाई। इसका आंसर दीजिए, मैं बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने माना कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इन्होंने यह बताया कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पर एक यज्ञ किया जिससे राजपूतों की 4 जातियां बाहर आई। ये 4 जातियां थी गुज्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। याद रखिएगा 4 जातियां कौन सी थी जिनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी? गुज्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में हिंदी की देवनागरिक लिपि का प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन सा था? आपके ऑप्शन है चौहान, गहड़वाल, चंदेल, परमार। तो इसका आंसर है चंदेल वंश, जिसने पहली बार हिंदी की देवनागरिक लिपि का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन का महानतम केंद्र था, यानी सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? धारा। आपके ऑप्शन है धारा, उज्जैनी, विदिशा, मंदसौर
तो इसका आंसर है धारा। 11वीं शताब्दी में मध्य भारत में संस्कृत का महानतम केंद्र धारा था। अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड सिद्धांत के अनुसार किस राजपूत जाति का जन्म नहीं हुआ? आपके ऑप्शन है चौहान, चालुक्य, राठौर, प्रतिहार। तो इसका आंसर दीजिए, मैं बता चुकी हूँ। तो इसका आंसर है राठौर। अग्निकुंड से 4 राजपूतों का जन्म हुआ। पहला है चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। ये 4 याद रखेगा, चौहान, चालुक्य, प्रतिहार और परमार। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में किन किन के मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन है पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य, जयचंद और गौरी के मध्य, नागभट्ट प्रथम और गौरी के मध्य, या फिर मूल राजा द्वितीय और गौरी के मध्य। तो इसका आंसर बताइए, मैं बता चुकी हूँ। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, ये पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शासक था जिसने चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विविध विषयों पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी? आपके ऑप्शन है परमार नरेश भोज, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज, सेन राजा सामंत सेन, चालुक्य राजा कुमारपाल। तो इसका आंसर है परमार नरेश भोज। परमार वंश जो कि एक अग्निकुंड से उत्पन्न वंश है, इसके शासक भोज ने चिकित्सा विज्ञान, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विषयों पर 20 से अधिक ग्रंथों की रचना की। और राजा भोज परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इन्होंने सरस्वती मंदिर का भी निर्माण करवाया था। और इन्हीं के काल में धारा नगरी को सबसे प्रसिद्ध संस्कृत केंद्र माना जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट मुझे इनकरेज करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।